हेलो, नमस्कार। हम लोग इस क्लास में जो पॉलिटी की जो क्लास चल रही थी जिसमें 1909 तक पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चन के साथ में। अब हम लोग बात करेंगे 1919 का जो अधिनियम है उसकी भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार आयोग भी कहते हैं। और इसको पढ़ने से पहले एक बार हमारी एकेडमी की बात कर लेते हैं। इंट्रा आईएएस एकेडमी ये अभी 8% टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है और इसमें स्टेट सेंट्रल और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, एनसीईआरटी, सीबीएसई और जो बुक्स हैं इन सभी को कम से कम प्राइस में जो टेक्स्ट की व्यवस्था है वो हम लोगों ने रखी है। सेक्शनल टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, कंबाइंड टेस्ट है, सब दिया हुआ है। आप जब हमारी वेबसाइट पे जाओगे, विजिट करोगे तो आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो विजिट के दौरान आपको मिल जाएगी। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं जो 1919 का अधिनियम है उसकी। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और 1909 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं एक्ट ऑफ 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या कहता है ये, जिसे मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसने भारत में धीरे धीरे स्वशासन की शुरुआत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इन सुधारों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। क्या क्या दिया हुआ है? प्रांतीय स्तर पर सुधार। प्रांतीय स्तर पर सुधार कैसे किया? द्वैध शासन, जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो यह अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसने प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी प्रणाली की शुरुआत की। विषयों का विभाजन, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित, तो इन विषयों का प्रशासन निर्वाचित भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। इसमें शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, अकाल सहायता, मतलब वेलफेयर जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर से संबंधित जो भी चीजें हैं, कल्याणकारी जो चीजें हैं, उनसे संबंधित जो चीजें हैं जो इनको शामिल किया गया। मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषय जहां पैसा मिलता था, जहां पर पुलिस की शक्ति का जो इस्तेमाल होता था, जहां मिलिट्री का काम होता था, जहां रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, ये सारे जो विषय हैं वो आरक्षित विषय में रखे, रिजर्व कैटेगरी में। इन विषयों पर गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद का सीधा नियंत्रण बना रहा। इसमें वित्त, कानून व्यवस्था, न्याय, सिंचाई, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण मामले शामिल किए गए। मंत्रियों की स्थिति, हालांकि भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित विषयों का प्रभार दिया गया, लेकिन वित्त और नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट है पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण उनकी शक्तियां क्या थी? लिमिट में थी, सीमित थी। केंद्रीय स्तर पर सुधार, द्विसदनीय विधायिका, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में से केंद्रीय विधान परिषद की जगह एक द्विसदनीय विधानमंडल बनाया। राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, यह ऊपरी सदन था जिसमें 60 सदस्य बहुमत निर्वाचित द्वारा होते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यह निचला सदन था जिसमें 145 सदस्य अधिकांश निर्वाचित और मनोनीत होते थे।
इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। वायसराय की शक्तियां, वायसराय और उनकी कार्यकारी जो परिषद है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। वायसराय के पास व्यापक वीटो शक्तियां थी और वह अध्यादेश जारी कर सकता था। हम लोग जैसे बात की थी ना कि राष्ट्रपति और उसकी जो मंत्री परिषद है उसके बारे में, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर इंटरकनेक्ट करता है। डेटा चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है। अन्य प्रमुख आधार, प्रत्येक चुनाव और मताधिकार का विस्तार। देखिए, जो व्यवस्था पहले भारतीय लोगों के लिए नहीं थी, अब इनमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। देखिए, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन और मताधिकार का विस्तार। क्योंकि महिलाओं को भी पहली बार यहां पर क्या किया गया, इलेक्शन देने के लिए या चुनाव के लिए मत देने के लिए यहां पर व्यवस्था हुई। देखिए, भारत में पहली बार प्रत्येक चुनाव प्रणाली शुरू की गई। हालांकि मताधिकार अभी भी सीमित था, लिमिट में था केवल। यह संपत्ति, कर और शिक्षा जैसी योग्यताओं पर आधारित था। जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती थी, जो वेल एजुकेटेड होता था या जो टैक्स पे करता था, तो उनको शामिल किया गया इसमें। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को और आगे बढ़ाया गया। इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए। लोक सेवा आयोग अधिनियम में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया ताकि सिविल सेवकों की भर्ती की जा सके। बजट का पृथक्करण, पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से क्या किया गया, अलग किया। प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया। भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय, लंदन में भारत के लिए एक नए उच्चायुक्त के कार्यालय का निर्माण किया गया, जिससे भारत का सचिव के कुछ कार्य हस्तांतरित क्या किए गए, कर दिए गए। सांविधिक आयोग, यह प्रावधान किया गया कि अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक सांविधिक आयोग साइमन जो कमीशन है नियुक्त किया जाएगा। जैसे हुआ था ना साइमन कमीशन, वैसे। इन सुधारों ने भारतीयों को पहली बार प्रशासन के प्रत्यक्ष संपर्क में लाकर राजनीतिक चेतना जागृत की, और हालांकि वास्तविक शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास केंद्रित थी। अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, इससे आपके जो और फैक्ट हैं वो यहां कंप्लीट हो जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये ध्यान रखना 1919 में बना और लागू कब हुआ, ये 1921 में। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और धीरे धीरे स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी प्रणाली शुरू की गई, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया, तो आरक्षित और हस्तांतरित, 2 भागों में। आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था, तो आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यहां देखिए, हस्तांतरित जो विषय थे उनका प्रशासन कौन करता था, क्योंकि भारतीय लोग थे इसमें, तो इसीलिए ये क्या करते थे, उत्तरदायी थे। गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्री जो विधान परिषद के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों के कुछ उदाहरण, तो रिजर्व कैटेगरी के जो विषय थे वो कौन से थे, उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, पुलिस जैसे विषय। हस्तांतरित विषयों के कुछ उदाहरण, तो ये कौन से हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, उद्योग, आबकारी जैसे विषय। इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल में क्या बदलाव किया, पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई, जिसमें एक उच्च सदन राज्य परिषद और एक निम्न सदन विधानसभा शामिल थी।
क्या केंद्र में भी द्वैध शासन लागू किया गया था? नहीं। केंद्र में द्वैध शासन कब होता है? ये 1935 में होता है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत नहीं की गई, हालांकि भारतीयों का प्रभाव बढ़ा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? कमांडर इन चीफ को छोड़कर 8 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम ने किस वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया? तो सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। क्या इस अधिनियम ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया? हाँ, सीमित संख्याओं में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, जैसे मैंने आपको कहा। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले 1921 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो मद्रास ने दिया पहले। ठीक है, ध्यान रहे इसका। इस अधिनियम के तहत लंदन में किस नए कार्यालय का निर्माण किया गया? तो भारत के लिए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का कार्यालय बनाया गया। इस अधिनियम में कितने वर्ष बाद समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करने की बात हुई? तो 10 वर्ष की बात हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, क्योंकि ये 1929 में आता 1900, लेकिन ये कब आ गया? ये आ गया पहले ही, 2 साल पहले। कंडीशन आपको बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। इस अधिनियम के तहत भारत में किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया? भारत में एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को किसने निराशाजनक और बिना सूरज की सुबह कहा था? तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट पूछ लेता है। बाल गंगाधर तिलक ने इसे ऐसा कहा, अयोग्य और निराशाजनक, एक सूर्य रहित बोर कहा। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच क्या स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से सीमांकित और विभाजित किया। ये देखिए, यहां होते हैं आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्ट ऑफ 1935। तो 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ऊपर थ्योरी पढ़ ली, तो दोनों चीजें कंप्लीट आपकी हो गई। अब इसमें आपको ये एक और देख लेते हैं, 2 और बच गए। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या कहता है ये अधिनियम? देखो, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण व्यापक कानून था, जिसने भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। तो स्टेटमेंट का ध्यान रहे। फिर भी यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत बना। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसका नेतृत्व लॉर्ड लिन लिथिगो कर रहे थे। ब्रिटिश संसद, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और अगस्त 1935 में पारित हुआ। संयुक्त प्रवर समिति, यह लॉर्ड लिन लिथिगो के नेतृत्व में एक संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। प्रमुख प्रावधान और विशेषताएं। अखिल भारतीय संघ, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान था। फेडरेशन और यूनियन दोनों क्या चीज है? जब हम लोग भाग फर्स्ट पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल होनी थी। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन सूचियों के आधार पर किया गया। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची फेडरलिस्ट 59 विषय थे इसमें। प्रांतीय प्रोविजनल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट 54 विषय थे इसमें। और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट 36 विषय। फिर है अवशिष्ट, इसमें है वायसराय को दी गई, जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई। भारतीय मंत्रिमंडल 1937 में स्थापित हुए। प्रांतीय मंत्रिमंडल 1937 में स्थापित हुए। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया।
जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। द्विसदनीय विधायिका 11 में से 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। संघीय न्यायालय 1937 में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आने तक का कार्यरत रहा। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो आरबीआई है तो आरबीआई एक्ट 1934 है और इसकी स्थापना देखो कहां हो रही है। देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग फेडरल, ये यहाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको आज यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया जॉइंट में। मताधिकार का विस्तार, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार मिला। बर्मा का पृथक्करण, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1937 में बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला रखी। लंदन में कंजर्वेटिव, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिए। लंदन में कंजर्वेटिव प्रभुत्व वाली नई राष्ट्रीय सरकार ने अपने प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने का फैसला किया। श्वेत पत्र मार्च 1933 लॉर्ड लिनलिथिगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय परवर समिति ने अप्रैल 1933 से नवंबर 1934 के बीच 1.5 साल तक श्वेत पत्र प्रस्तावों की समीक्षा की। विंस्टन चर्चिल और अन्य बैक बेंच कंजर्वेटिवों के भारी विरोध के बीच हाउस ऑफ कॉमन्स ने कंजर्वेटिव नेता स्टैनली बॉल्डविन के एक नरम भाषण के बाद दिसंबर में संयुक्त परवर समिति की रिपोर्टों को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वह विधेयक के विरोधियों की सैद्धांतिक स्थिति का सम्मान करते हैं और वह नहीं चाहते कि उनकी अपनी पार्टी में भावनाएं स्थायी रूप से कटु हो जाए। श्वेत पत्र के आधार पर भारत सरकार विधेयक तैयार किया गया और यह अत्यधिक लंबा था, जिसमें 473 खंड और 16 अनुसूचियां थी और बहसों की रिपोर्टें जो थी हिसर्ड के 4000 पृष्ठों में फैली थी। फिर है समिति स्तर पर और बाद में कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया और केंद्रीय विधानमंडल का निचला सदन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का बहाल किया गया। विपक्षी लेबर पार्टी ने विधेयक के तीसरे वाचन का विरोध किया क्योंकि इसमें भारत के लिए डोमिनियन दर्जे का कोई विशिष्ट दर्जा नहीं था। इसे शाही स्वीकृति मिली और 2 अगस्त 1935 को यह कानून बन गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। यदि यह आवश्यक हो तो गवर्नर जनरल की स्वीकृति से न्यायाधीशों की संख्या क्या कर सकती है, बढ़ाई जा सकती है, जैसे आज राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है। संघीय न्यायालय, इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायाधीशों की संख्या शुरुआत में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश थे। नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा शाही हस्ताक्षर के तहत वारंट के माध्यम से की जा सकती थी। इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट, लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं और एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम में कुल कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देना और भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचे का प्रस्ताव करना था।
1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में आया नहीं। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए रियासतों की सहमति आवश्यक थी, जो नहीं मिली। प्रांतों में द्वैध शासन का क्या हुआ? तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। केंद्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू करने का प्रावधान था? तो द्वैध शासन, जहां विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया। शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित किया गया था? तो केंद्र और प्रांतियों की भी शक्तियों का जो 3 अनुसूचियों में विभाजित किया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। किस संस्था की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अग्रदूत बनी? एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, जो 1937 में स्थापित हुआ। इस अधिनियम के तहत किस नए बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस अधिनियम ने किस मौजूदा संस्था को समाप्त कर दिया? तो इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत की परिषद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सॉरी। प्रांतीय स्तर पर कार्यकारी अधिकार किसके पास थे? तो प्रांतीय स्तर पर कार्यकारी अधिकार गवर्नर में निहित थे, जिन्हें मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी। यह अधिनियम कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल प्रदान करता था? 6 में बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम द्वारा म्यांमार या बर्मा का क्या दर्जा प्रदान किया गया? तो बर्मा को भारत से अलग कर एक पृथक क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। किस नेता ने इस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को ब्रेक वाली कार लेकिन इंजन नहीं और गुलामी का अधिकार कहा था। तो स्टेटमेंट का ध्यान रखना भाई। इस अधिनियम ने निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को क्या कहां तक बढ़ाया? इस अधिनियम ने निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को कहां तक बढ़ाया? इसने दलित वर्ग, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया, क्योंकि 2 बार, एक बार 1909 में हुआ, फिर 1919 में, अब यहाँ पर 1935 में, क्योंकि यहाँ पर रोल रहता है, जब आप देखते हो गांधी और जो अंबेडकर है, दोनों के बीच में संवाद और जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं, इसके अलावा जो पूना पैक्ट होता है, तो उसमें कई सारी जो व्यवस्थाएं थी उनको शामिल किया गया, कईयों को हटाया गया। तो विचार विमर्श के माध्यम से व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इसके बारे में चर्चा करेंगे खुल के। अभी ये देखते हैं, सिंध को किस प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। क्या इस अधिनियम में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था? नहीं। 1935 उल्लेख था, सॉरी नहीं, 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। लोक सेवा आयोगों के बारे में क्या प्रावधान था? इसने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान किया। भारतीय संविधान के निर्माण में इस अधिनियम का क्या महत्व है? तो भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3 इस अधिनियम से लिया गया है और इसने भारत के संघीय ढांचे और प्रशासनिक संरचना की नींव रखी। तो 1935 का जो है अधिनियम कंप्लीट हो गया और इसके साथ इसके 20 क्वेश्चन भी हो गए। एक्ट ऑफ 1947 देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसके बीच में क्या क्या चीजें आ चुकी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध एक, तो दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कई सारे जो हिस्टोरिकल जो घटनाएं हुई उनके बारे में, लेकिन वो हिस्ट्री का पार्ट है, तो उसके बाद में बात करेंगे हम लोग। पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हम पॉलिटिकल व्यू से ही पढ़ेंगे केवल, क्योंकि टाइम लगता है उसमें, इसलिए।
लेकिन इसकी जो चर्चा है वो हम लोग कर देंगे जब संविधान का जब विस्तार से और बात करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया एक ऐतिहासिक कानून था, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन का समाप्त हो गया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इस अधिनियम ने भारतीय विभाजन की रूपरेखा तैयार की और दो नए स्वतंत्र संप्रभु डोमिनियंस भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया। मुख्य प्रावधान, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो निम्नलिखित थे वो देखते हैं। दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण, अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत को दो संप्रभु स्वतंत्र देशों भारत, इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, अब जो बांग्लादेश है, पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान शामिल। ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति, भारत की रियासतों और आदिवासी क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन का जो आधिपत्य था समाप्त कर दिया गया। रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, वो स्वतंत्र रहे। सत्ता का हस्तांतरण, ब्रिटिश सरकार ने दोनों नए डोमिनियन को सत्ता हस्तांतरित कर दी। प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्तियां, जिससे उनके संबंधित मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना था। विधायी सर्वोच्चता, दोनों नए डोमिनियन की संविधान सभाओं अपने देश के लिए संविधान बनाने, किसी भी मौजूदा ब्रिटिश कानून को बदलने या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। संविधान लागू होने तक शासन, जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों का शासन काफी हद तक भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार ही चलाया जाना था, लेकिन इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकते थे। भारत मंत्री के पद की समाप्ति, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। उसे संबंधित कार्य राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री को हस्तांतरित कर दिया गया। शाही उपाधि से भारत का सम्राट हटाना, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सम्राट की शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया। यह अधिनियम माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 पर आधारित थी, जिससे भारत के विभाजन और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी। अब इसके 20 जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को। दूसरा प्रश्न, यह अधिनियम कब लागू हुआ जिसके बाद भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए? 15 अगस्त 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित था? तो माउंटबेटन योजना। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को कितने स्वतंत्र डोमिनियन अधिराज्यों में विभाजित किया? 2 में, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान डोमिनियन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, सिंध और बलूचिस्तान। इस अधिनियम के तहत किस प्रांत को 2 भागों पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित किया? तो बंगाल प्रांत को। इस अधिनियम के माध्यम से कौन सा पद समाप्त कर दिया गया? तो भारत के वायसराय का पद और भारत के राज्य सचिव का पद। नए डोमिनियन में ब्रिटिश सम्राट का अधिकार किसके पास हस्तांतरित हो गया? तो प्रत्येक डोमिनियन के गवर्नर जनरल के पास, जो ब्रिटिश राजा की सलाह पर नियुक्त होता था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ध्यान रखें भाई इस बात का। इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाओं को क्या अधिकार दिए? उन्हें अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने अपनाने पूर्ण अधिकार दिया गया, जिसमें ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियमों को रद्द करना भी शामिल था। जब तक नया संविधान लागू नहीं होता तब तक दोनों डोमिनियन का शासन किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत चलाया जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 आवश्यक संशोधनों के साथ में। इस अधिनियम के बाद रियासतों की स्थिति क्या थी? उन पर से ब्रिटिश संप्रभुता का समाप्त हो गई और उन्हें भारत या पाकिस्तान शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प प्रदान किया गया।
क्या ब्रिटिश सम्राट ने भारत का सम्राट का खिताब इस्तेमाल करना जारी रखा? नहीं, यह खिताब शाही उपाधियों से हटा दिया गया। इस अधिनियम ने किताब किस तारीख से भारत में ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी समाप्त कर दी? 15 अगस्त 1947। इस अधिनियम के अनुसार दोनों नए देशों के बीच सीमाओं का सीमांकन करने का काम किसे सौंपा? एक सीमा आयोग को। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, और लेबर पार्टी से। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सशस्त्र बलों की भागीदारी कि भारतीय सेनाओं को विभाजित करने का प्रावधान था या नहीं? हाँ, भारतीय सशस्त्र बलों को दोनों नए डोमेनियनों के बीच विभाजित किया जाना था, पाकिस्तान और भारत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के किस प्रावधान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो इस अधिनियम को भारतीय संविधान के लागू होने पर अनुच्छेद 395 द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम का प्राथमिक महत्व क्या था? इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और संप्रभुता को भारतीय नेताओं के हाथों में सौंप दिया, जिसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया। क्लियर नहीं दिख रहा है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ इंडियन। तो हम लोग संविधान के बारे में जो नेक्स्ट बातें हैं वो करेंगे, और लेकिन जो एक्ट हैं वो एक्ट कंप्लीट हो गए, और अब संविधान सभा का गठन, संविधान सभाओं से जुड़े हुए जितने जो तथ्य हैं या सूचनाएं हैं, जो बैठकें हैं, जो डिस्कस हुआ है, और इनसे रिलेटेड जितने भी जो मुद्दे हैं, इनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। ठीक है, और आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आप ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा लग जाता है। आप क्या करते हैं कि वीडियो पूरा देखते नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आपके काम की चीज़ है, जिसमें समय लगता है वो काम की चीज़ है। इसके अलावा हम लोग आपको और बेटर तरीके से, जो इनके बीच में कई जो शब्दावलियाँ थी वो समझ में नहीं आ रही थी, तो पॉलिटी में आगे पढ़ते हुए हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यही आगे फिर संविधान आगे का है, लेकिन हम लोग इसको यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।